हेलो दोस्तों, मैं शिवा सर आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का अपने YouTube चैनल कुछ क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज का हम लोग का क्लास बहुत बेहतरीन होने वाला है, ठीक है। और चलिए हम लोग समय को न व्यतीत करते हुए और समय को न नष्ट करते हुए हम लोग अपने पेपर की तरफ चलते हैं। आज का ALP का जो पेपर है वो बहुत शानदार है, ठीक है। इससे प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। तो जो हम लोग सीरीज शुरू किए हैं उसको निरंतर कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। अभी 2 से 3 दिन के अंदर हम लोग ग्रुप डी के लिए भी एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें सभी विषयों के लिए क्या क्रमवार टीचर के द्वारा चलाई जाएगी, ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है, ठीक है। तो आज का पहला प्रश्न हम लोग के सामने है, ठीक है। देखिए ये पहला प्रश्न, ठीक है। क्या है पहला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित तत्वों में से किसका परमाणु द्रव्यमान सबसे कम है। तो देख लेते हैं कि इस प्रश्न का जो उत्तर है वो क्या है, हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन इस प्रश्न का उत्तर है। हाइड्रोजन ऑप्शन बी जो है, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान जो होता है सबसे कम होता है, ठीक है। तो आइए हम लोग कुछ परमाणु द्रव्यमानों को जान लेते हैं, ठीक है। तो क्या होते हैं, ठीक है, कुछ परमाणु द्रव्यमानों को जान लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन, ठीक है, यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे हाइड्रोजन, ठीक है, 1H1, ठीक है। अब इसके बाद से थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल हम लोग अध्ययन कर लेते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं कुछ बेसिक बातें। क्या बेसिक बातें हैं कि जो ये ऊपर लिखा होता है यह द्रव्यमान संख्या होता है। क्या होता है, द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान, ठीक है, संख्या। यह द्रव्यमान संख्या को क्या करता है, प्रदर्शित करता है, ठीक है। ये जो नीचे वाला होता है यह इसका परमाणु भार, परमाणु क्रमांक होता है, सॉरी, परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक न होता है, परमाणु क्रमांक होता है। क्या होता है, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक। ये होता है परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या, इसको कहते हैं, ठीक है। ये परमाणु क्रमांक होता है, नीचे वाला परमाणु क्रमांक, ऊपर वाला द्रव्यमान संख्या, ठीक है। तो आइए कुछ तत्वों को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला तत्व हाइड्रोजन है, जिसमें परमाणु क्रमांक 1 है, इसका द्रव्यमान संख्या कितना है, 1 है, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा हीलियम, ठीक है। हीलियम जो होता है इसका परमाणु क्रमांक 2 होता है और परमाणु भार जो होता है 4 होता है। उसी तरह से लिथियम, लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 3 होता है, लेकिन परमाणु भार 7 होता है, ठीक है। उसी तरह से बेरिलियम जो कि 4 होता है इसका परमाणु क्रमांक, और इसका परमाणु जो द्रव्यमान होता है ये 9 होता है, ठीक है। इसी तरह से बोरान, बोरान का परमाणु क्रमांक होता है 5, और इसमें क्या होता है, इसका द्रव्यमान संख्या क्या होता है, 11, ठीक है। क्या होता है, 11, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं 6 होता है कार्बन का, इसका परमाणु भार जो होता है 12 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देखते हैं अगले वाले को, ठीक है। अगला जो है 7 होता है नाइट्रोजन का, लेकिन इसका परमाणु भार जो होता है 14 होता है, ठीक है। 8 होता है ऑक्सीजन का, ठीक है, इसका परमाणु भार होता है 16, ठीक है। 9 होता है फ्लोरीन का, ठीक है, इसका परमाणु भार क्या होता है, 19 होता है, ठीक है। अब होता है 10 का होगा नियान, ठीक है, नियान, इसका परमाणु भार जो होता है 20 होता है, ठीक। अब आएगा 11 पे क्या होता है, सोडियम, क्या होता है, सोडियम, इसका परमाणु भार क्या होता है, 23, ठीक है। 12 पे आता है मैग्नीशियम, 12 पे क्या आता है, मैग्नीशियम, इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, 24, ठीक है। 13 पे आता है एल्युमिनियम, 13 पे क्या आता है, एल्युमिनियम, इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, 27, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देखते हैं इस साइड में, ठीक है। 14 जो होता है, ठीक है, 14 होता है सिलिकॉन का, इसका परमाणु क्रमांक क्या होगा, 29, ठीक है। क्या होगा, 29। अब यहाँ पे जो 15 है, ठीक है, 15 किसका होता है, फास्फोरस, ये होता है 31, ठीक है, इसका परमाणु भार क्या होता है, 31। 16 पे जो होता है, 16 क्या होता है, 15 सिलिकॉन, ठीक, फास्फोरस, और 16 पे क्या होता है, थोड़ा सा सोचिए क्या होता है 16 पे, 16 पे होगा आपका, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, सल्फर, क्या होगा 16 पे, सल्फर, इसका क्या होता है परमाणु भार 32, ठीक है। 17 पे क्या होता है, क्लोरीन, 17 पे क्या होता है, क्लोरीन, इसका थोड़ा एग्जैक्ट याद करना पड़ता है, ठीक है। क्लोरीन का 35.5। अब आता है 18, ठीक है, 18 पर है आर्गन, आर्गन का क्या होता है 39, नियरेस्ट 40 कह सकते हैं, ठीक है। 19 जो होता है किसका होता है, पोटेशियम, ठीक है।
पोटेशियम, इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, इसका होता है 39। इसका भी क्या होता है, इसका लगभग 40 है, इसका 40 होता है, 40 से थोड़ा सा अधिक होता है, ठीक है। ये क्या होता है 40, ठीक है। अब होता है यहाँ 40 नहीं 39, क्या होता है इसका 39, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कैल्शियम जो होता है 20, ठीक है, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 और इसका परमाणु भार क्या होता है 40, लेकिन इसका क्या होता है 39, ठीक है। तो देखिए इन दोनों का लगभग क्या है, परमाणु भार क्या है, लगभग सेम है, ठीक है। ये थोड़ा कम होता है, ये थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग कुछ परमाणु भारों को देखें और उनके परमाणु क्रमांकों को जाने, ठीक है। इस प्रश्न से ये मतलब आपको 1 से 30 तक क्या होना चाहिए, परमाणु क्रमांक और परमाणु भार याद होना चाहिए, ठीक है। ये बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपको देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनसे पूछा जा सकता है, ठीक है। परमाणु भारों की संख्या पूछ सकता है, यहाँ इससे क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, ठीक है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अब देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है हम लोग के सामने क्या है कि विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे विद्युत आवेश की जो एसआई इकाई होती है वो कूलम्ब होती है। क्या होती है, क्या होती है, कूलम्ब, ठीक है, कूलम्ब होती है, कूलम्ब होती है, ठीक है। एसआई जो विद्युत आवेश होता है उसका एसआई इकाई जो होता है वो कूलम्ब होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा मात्रकों के बारे में पूछा है यहाँ पे, तो थोड़ा कुछ मात्रकों के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे विद्युत आवेश क्या होता है, विद्युत, ठीक है, विद्युत आवेश, आवेश, विद्युत आवेश, ठीक है, विद्युत, विद्युत धारा, विद्युत धारा, ठीक है, विद्युत, विद्युत धारिता, विद्युत धारिता, विद्युत विभव, विभव, ठीक है, विद्युत, विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ठीक है। अब यहाँ पे पराध्वनि, पराध्वनिक गति, प्रतिरोध, प्रतिरोध, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे इनके मात्रों के बारे में, एसआई मात्रकों के बारे में, ठीक है। प्रतिरोध जो होता है इसका मात्रक क्या होता है, ओम, ठीक है, क्या होता है, ओम, ठीक है। प्राध्वनिक गति का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मैक, क्या होता है, मैक। विद्युत ऊर्जा का जो मात्रक होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट या किलोवाट घंटा में भी इसको नापते हैं, ठीक है, जूल, ठीक है, जूल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी या किलोवाट घंटा में भी विद्युत ऊर्जा को मापा जाता है, ठीक है। अब विद्युत विभव, विद्युत विभव का मतलब वोल्ट, वोल्ट, वोल्ट इसका मात्रक होता है। विद्युत धारिता फैराडे, क्या होता है, फैराडे, फैराडे इसका मात्रक होगा। विद्युत धारा क्या होता है, एम्पियर, एम्पियर, ठीक है, एम्पियर। विद्युत आवेश कूलम्ब, कूलम्ब। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्या थे, हमारे मात्रक थे। चलते हैं अगले प्रश्न के तरफ, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, ठीक है। अगला प्रश्न जो है हम लोग के पास, ये प्रश्न बहुत बेहतरीन है। तापीय अपघटन के दौरान अमोनियम नाइट्रेट उत्पन्न करता है, तो थोड़ा सा इसको रिएक्शन के माध्यम से देखते हैं, ठीक है। रिएक्शन क्या है, अमोनियम नाइट्रेट का पहले सूत्र लिखते हैं NH4, ठीक है, NO3, ठीक है। इसको जब गर्म किया जाएगा, ठीक है, ऐसा, तो ये क्या बनेगा, N2O प्लस 2H2, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है, संतुलित कर लेते हैं कि ये सही है कि नहीं। यहाँ पे देखिए 2 नाइट्रोजन के तत्व हैं, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन के तत्व, यहाँ हाइड्रोजन के 4 हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन के 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2, 3, तो मतलब ये क्या है, हमारा संतुलित समीकरण है, ठीक है। तो अभी इसके माध्यम से हम लोग प्रश्न का उत्तर देखते हैं कि क्या होगा। तो यहाँ पे दिया है
H2 और H2, ठीक है, ये थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, H2O, ठीक है, तो ये क्या है, गलत है, ठीक है, यहाँ पे N2O प्लस H2O, तो ये ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। क्या प्राप्त हुआ, N2O और H2O, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत बेहतरीन सा ये भी है, ठीक है, कह रहा है कि देखिए क्या कह रहा है, कि निम्नलिखित में से कौन सी एक गैर चमकदार वस्तु है। गैर चमकदार मतलब जिसके पास खुद का कोई प्रकाश नहीं है, वो गैर चमकदार वस्तु है। तो देखिए सबसे पहले हम इस प्रश्न को देखेंगे कि इस प्रश्न का उत्तर जो है वो क्या है, चांद। ठीक है, चांद के पास स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता है। चांद के पास क्या होता है, चांद के पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, प्रकाश नहीं होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर ये है, ठीक है, ऑप्शन बी। अब देखिए जुगनू एक प्रकार का कीड़ा है जो कि क्या करता है, वो जब उड़ता है तो वो लाइट भुक भुक जलता है। ठीक है, जलते हुए मोमबत्ती के पास खुद का प्रकाश है, ठीक है, जगमगाता बल्ब भी जो है इसके पास भी खुद का क्या है, प्रकाश है। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न के तरफ। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत बेहतरीन सा ये भी प्रश्न है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या है, कह रहा है कि पहला ऑप्शन इसका क्या है, गलत है। ठीक है, मतलब ये ऑप्शन ए सही है। ठीक है, ठोस पदार्थ का आकार, ठीक है, अनिश्चित होता है, तो ये ऑप्शन क्या है, गलत है। ठीक है, प्रश्न के अनुसार क्या है, ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, मतलब हमारे लिए तो ये सही है, तो ऑप्शन ए सही है। बाकी ये जो तीनों कथन है ठोस के बारे में एकदम सही बात है। ठीक है, एकदम सत्य बात है। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, अगला प्रश्न। ठीक है, ये प्रश्न देखिए। ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किसके बराबर। तो देखिए किसी भी व्यक्ति के द्वारा क्या होता है, जहां से हम लोग कार्य शुरू किए और फिर वहीं पे आके खत्म कर देंगे, तो उस व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। तो उसी तरह से जब पृथ्वी का चंद्रमा जो होता है, जब वो चक्कर लगाती है तो जहां से शुरू की वहीं से फिर आके रुक गई। ठीक है, तो उसका टोटल कार्य क्या हो गया, शून्य हो गया। बस समझ में गया। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या था, बहुत सिंपल था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, अगला प्रश्न। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं थोड़ा सा, वाहनों की हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण कौन सा है। वाहनों की हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण कौन सा है। तो देखिए वाहनों की हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण होता है जो अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण, ऑप्शन डी सही है। अब यहाँ पे थोड़ा सा अवतल दर्पण आया है, तो अवतल दर्पण को हम लोग कॉनकेव मिरर भी कहते हैं, कॉनकेव मिरर भी कहते हैं, कॉनकेव मिरर इंग्लिश में इसको ये कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं अवतल दर्पण के उपयोगों को। ठीक, तो देखिए जो होता है, सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करना, सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करना, सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करना, ये इसका पहला क्या हो गया, उपयोग हो गया। अब परावर्तक दूरबीन में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का प्रयोग परावर्तक दूरबीन में किया जाता है। परावर्तक दूरबीन होता है उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। गाड़ियों या वाहनों में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। देखिए आंख नाक कान के डॉक्टर के द्वारा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। हजामती लोग जो होते हैं, हजामत बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद सर्च लाइट में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका, अवतल दर्पण का प्रयोग सर्च लाइट में किया जाता है। अवतल दर्पण का जो प्रयोग है वो किसमें करते हैं, वाहनों में, गाड़ियों में भी प्रयोग किया जाता है। और जो मतलब क्या होता है कि दाढ़ी बनाने वाले लोग होते हैं, उनकी दुकानों में यही अवतल दर्पण प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर मिल गया ऑप्शन डी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए क्या है, अगला प्रश्न। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है, गति के समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध को दर्शाया गया है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है, गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध को दर्शाया गया है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक है। ठीक है, ऑप्शन क्या मिस्टेक है, स्थिति। ठीक है, स्थिति है,
ठीक है, स्थिति, ठीक है, स्थिति और समय को क्या करता है, स्थिति और समय को बताता है, स्थिति और समय को गति का दूसरा समीकरण बताता है। ठीक है, इसको कह सकते हैं कि विस्थापन व, ठीक है, विस्थापन व समय के बीच संबंध दर्शाता है। ठीक है, बात समझ में आया, विस्थापन व समय या स्थिति व समय के बीच में संबंध को दर्शाता है गति का दूसरा समीकरण। थोड़ा सा ये आया है तो इसको हम लोग इस गति के समीकरण को लिख लेते हैं। ठीक है, गति का समीकरण क्या है, गति का समीकरण गैलीलियो ने दिया था। किसने दिया था, गैलीलियो ने दिया था, गैलीलियो। ठीक है, गैलीलियो ने गति का समीकरण दिया था। इसमें गति का प्रथम जो समीकरण था वो क्या था, v = u + at। ठीक है, at। जो गति का दूसरा समीकरण था वो क्या था, s = ut + ½ at²। ठीक है, जो गति का तीसरा समीकरण था वो v² = u² + 2as। ठीक है, ये गति के तीनों समीकरण। अब देखिए थोड़ा सा इसके संबंधों को भी हम लोग लिख लेते हैं। क्या है इसका पहला संबंध, तो ये वेग, ठीक है, वेग और समय के बीच में संबंध को बताता है। समय, थोड़ा सा देखिए बार बार मिस्टेक हो जा रहा है। ठीक है, ये समय, ठीक है, ये क्या होगा, समय के बीच में संबंध को दर्शाता है। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, विस्थापन वह समय के बीच में ये संबंध को दर्शाता है। अब इसमें क्या होता है, विस्थापन वह वेग के बीच में गति का तीसरा जो समीकरण है वो संबंध को दर्शाता है। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न के तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, अगला प्रश्न देखिए, ये है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक धातु और अधातु दोनों के रूप में कार्य नहीं करता। तो सबसे पहले इस प्रश्न को जानने के लिए थोड़ा सा हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को पकड़ेंगे। ठीक है, तो इसमें इस प्रश्न का उत्तर जो होगा बिस्मत होगा। क्या होगा, बिस्मत। ठीक है, ये करेक्ट कर लीजिएगा, बिस्मत। ठीक है, ये बिस्मत सही कर लीजिएगा। तो ये ऑप्शन जो थर्ड सी है वो सही है। अब थोड़ा सा इस प्रश्न का उत्तर हम लोग जानने का प्रयास करते हैं बेसिक तरीके से। ठीक है, तो कह रहा है कि धातु अधातु दोनों के रूप में कार्य नहीं करता। तो देखिए, जो धातु और अधातु दोनों के रूप में कार्य करता है उसे हम कहते हैं क्या, उपधातु, मेटोलॉइड्स कहते हैं। मेटोलॉइड्स किसे कहते हैं, जो धातु और अधातु दोनों के रूप में कार्य करता है, दोनों के गुण प्रदर्शित करता है, वो क्या कहलाता है, उपधातु। क्या कहलाता है, उपधातु। उपधातु को बॉर्डर लाइन तत्व भी कहा जाता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे उपधातु के बारे में। ठीक है, उपधातु जो होता है, उपधातु 7 होते हैं। ठीक है, उपधातु कितने होते हैं, 7। तो देखते हैं थोड़ा सातों के नाम। ठीक है, पहला क्या है, बोरान। ठीक है, सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन। ठीक है, उसके बाद से तीसरा क्या है, जर्मेनियम। ठीक है, जर्मेनियम। आर्सेनिक, एंटीमनी, और उसके बाद से टेलेरियम। उसके बाद से क्या है, पोलोनियम। ये क्या है, इत्यादि। ये सभी 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा इनके प्रतीक चिन्हों को भी हम लोग नोट कर लेते हैं। बोरान बी, सिलिकॉन Si, ठीक है, जर्मेनियम Ge, ठीक है, आर्सेनिक क्या होगा, As, ठीक है, एंटीमनी Sb, ठीक है, टेलेरियम Te, पोलोनियम Pu। अब थोड़ा इनके परमाणु क्रमांकों को देख लेते हैं। ये क्या होता है, 5, ये क्या होता है 14, ठीक है, जर्मेनियम क्या होता है 32, ठीक है, आर्सेनिक क्या होता है 33, ठीक है, ये Sb क्या होता है 51, ठीक है, ये क्या होता है टेलेरियम 52, ये क्या होता है 84, इसका परमाणु क्रमांक होता है। ठीक है, थोड़ा सा बोरान के बारे में जानेंगे कि बोरान के जो यौगिक होते हैं एक खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में कार्य आते हैं। ठीक है, जो बोरान होते हैं, बोरान के जो यौगिक होते हैं वो खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में काम में आते हैं। ठीक है, जो सिलिकॉन और जर्मेनियम होते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम जो धातु हैं ये अर्ध चालक के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, लेकिन जो जर्मेनियम होता है इसका उपयोग हम लोग ट्रांजिस्टर और सोलर सेल बनाने में प्रयोग करते हैं। तो चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है,
अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। ठीक है, ये देखिए, ये बहुत बेहतरीन सा प्रश्न है। ठीक है, कई पेपरों में आया हुआ है। कह रहे कूलम्ब का नियम क्या कहता है, तो कूलम्ब का नियम क्या कहता है, इसका ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा सही है। तो कह रहा है कि दो बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण के, या थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा बल। ठीक है, बल का परिमाण दो आवेशों की मात्रा के, यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा अनुक्रमानुपाती। क्या होता है, अनुक्रमानुपाती है, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। अब देखिए कैसे होता है, ये जो स्टेटमेंट दिया है इसको हम लोग समझ लेते हैं। जो बल होता है, इनके बीच दो आवेश होते हैं, Q1 और Q2 गुणनफल के रूप में होते हैं। जो बल होता है, जो इसके बीच दूरी होती है, वह क्या होती है, r² होती है। ठीक है, जब इन दोनों को हम लोग कंबाइन करते हैं, ठीक है, तो ये प्राप्त होता है Q1 Q2, ठीक है, बटा r²। ठीक है, जब ये प्रोपोर्शनली साइन हटता है तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाता है, वो हो जाता है k। ठीक है, Q1 Q2 बटा r²। इस k का मान होता है क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न के तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। ये देखिए अगला प्रश्न, ये अगला प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक डोब्राइनर का प्रतिनिधित्व करता है। तो सबसे पहले इस प्रश्न का उत्तर तो हम लोग जानेंगे क्या है, लिथियम सोडियम पोटेशियम। ऑप्शन ए सही है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा हम लोग डोब्राइनर आया है तो डोब्राइनर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, डोब्राइनर के बारे में पढ़ेंगे। तो डोब्राइनर ने सबसे पहले यह नियम दिया, कब दिया, 1829 में डोब्राइनर के द्वारा यह नियम दिया गया था। कब, 1829 में डोब्राइनर के द्वारा यह नियम दिया गया था, जिसमें इन्होंने एक नियम दिया ट्रायड्स रूल। ठीक है, ट्रायड्स बनाए, जिसको त्रिक कहा। ठीक है, त्रिक कहा इन्होंने। ठीक है, त्रिक कहा। ठीक है, इस त्रिक में 3 त्रिक बनाए इन्होंने। कितने त्रिक बनाए, 3 त्रिक बनाए। आगे चल के कई किताबों में 4 भी दिया है। ठीक, तो यहाँ पे 3 के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तीनों को मैं अभी बताता हूँ कौन कौन त्रिक थे। तो सबसे पहले यहाँ त्रिक ट्रायड्स जो बनाए, ठीक है, ट्रायड्स जो बनाए कौन, डोब्राइनर जी ने। ठीक है, वह कौन त्रिक थे, 3। ठीक है, थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये था लिथियम सोडियम, ठीक है, और पोटेशियम। उसके बाद से क्या था, कैल्शियम स्ट्रोंशियम और बेरियम। ठीक है, क्या था, बेरियम। ठीक है ना, बेरियम। अब यहाँ पे था अगला क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है, आयोडीन। ठीक है, थोड़ा सा इसके परमाणु क्रमांकों को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये इसका क्या होता है, 3, इसका क्या होता है 11, इसका क्या होता है 19। ठीक है, कैल्शियम का क्या होता है 20, स्ट्रोंशियम क्या होता है 38, इसका क्या होता है, बेरियम का 56। ठीक है, अब इसका क्लोरीन का क्या होता है 17, इसका क्या होता है 35, इसका क्या होता है 53। ठीक है, देखिए ये इसका उल्टा कर दिया गया। तो ये हमारे पास 3 ट्रायड्स डोब्राइनर जी के द्वारा दिया गया। तो ये जो ट्रायड्स रूल था, ये 3 ट्रायड्स बनाए इन्होंने। ठीक है, ये दिया। ठीक है, तो अब इनका जो नियम था वो क्या था कि पहले तत्व, त्रिक के पहले और तीसरे तत्व का औसत, पहले देखिए ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा इसको समझने का प्रयास भी कीजिएगा कि त्रिक के, ठीक है, त्रिक के पहले तत्व और तीसरे तत्व का औसत दूसरे तत्व के औसत के बराबर होगा। ठीक है, इन्होंने ये बताया। उसके बाद से इन्होंने क्या बताया कि देखिए जो त्रिक के तत्व थे, तत्वों को, ठीक है, तत्वों को बढ़ते क्रम, तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा। परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या के बढ़ते क्रम में, किसमें, बढ़ते क्रम में रखा। अब इसके बाद से इन्होंने क्या बताया था कि तत्वों का, त्रिक के जो तत्व थे, ठीक है, त्रिक के तत्व समान गुण प्रदर्शित करते हैं। कैसा, समान गुण प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यह बात इन्होंने बताया था। तो ट्रायड्स के बारे में हम लोग, डोब्राइनर जी ने इतनी सारी बातें बताई थी, जो कि यहाँ पे देखिए मैं आपको 3 ट्रायड्स भी बता दिया। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा। ठीक है, अब इन्होंने क्या बताया था, जो नियम बताया था वो क्या बताया था कि फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट और थर्ड का औसत, ठीक, इन दोनों का औसत किसके बराबर होगा,
दूसरे तत्व के बराबर होगा। इन्होंने ये नियम दिया था। यही मैं बात बताने का प्रयास कर रहा हूं आपको कि जो त्रिक के पहले और तीसरे तत्व का औसत दूसरे तत्व के बराबर होगा। ठीक है, तो ये इनका नियम था। ठीक है, डोबरायर जी का। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न देखिए, मनुष्य में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। मनुष्य में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। हाँ, तो इस प्रश्न को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे क्या कि मनुष्य में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर तो मैं बता देता हूं, यकृति है, लेकिन इसको थोड़ा सा डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मनुष्य में अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में जानेंगे। तो ये किसके अंतर्गत आता है? तो जो क्या होता है कि अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, अंतःस्रावी, ठीक है, तंत्र, ठीक है, अंतःस्रावी तंत्र, इंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है, इंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र क्या होगा? अंतःस्रावी तंत्र। अब अंतःस्रावी तंत्र इंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है, इंडोक्राइन सिस्टम के अंतर्गत है। सबसे पहले इसकी खोज के बारे में जानेंगे। खोज, ठीक है, इसकी खोज, ठीक है, इंडोक्राइन तंत्र जो था, इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी खोज थॉमस एडिसन के द्वारा की गई थी। जो इसका अध्ययन इंडोक्राइन जो सिस्टम है, अध्ययन इसका किया जाता है एंडोक्राइनोलॉजी में। किसमें किया जाता है? एंडोक्राइनोलॉजी, ठीक है, एंडोक्राइनोलॉजी, ठीक है, एंडोक्राइनोलॉजी में इसका अध्ययन किया जाता है। किसमें किया जाता है? एंडोक्राइनोलॉजी में इसका अध्ययन किया जाता है। अब थोड़ा सा यहाँ पे क्या हम डिस्कस करने वाले हैं कि मनुष्य में देखिए, अब थोड़ा इसको समझ लेते हैं। अंतःस्रावी जो तंत्र होता है, अंतःस्रावी तंत्र के अंतर्गत ही अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन किया जाता है। अंतःस्रावी तंत्र के अंतर्गत ही अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, बात समझ लीजिएगा। अंतःस्रावी जो तंत्र है, इसके अंतर्गत ही अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन किया जाता है। बात समझ में आ गया? अब हम लोग थोड़ा सा इसके आगे चलते हैं। क्या आगे चलते हैं कि मानव में कितने प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती है? तो मनुष्य में, ठीक है, मनुष्य में तीन प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। ग्रंथियां पाई जाती हैं, ठीक है, ग्रंथियां पाई जाती है। तो सबसे पहला क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि। एक दूसरा होता है बहिस्रावी ग्रंथि, ठीक है। एक होता है मिश्रित ग्रंथि। क्या होता है? मिश्रित ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि। अब थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। क्या समझते हैं कि अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा क्या होता है? हार्मोन का श्रावण होता है। हार्मोन का श्रावण होता है, ठीक है। बहिस्रावी ग्रंथि के द्वारा एंजाइम का स्राव होता है। एंजाइम का स्राव होता है, ठीक है। लेकिन जो मिश्रित ग्रंथि होती है, जिसमें एंजाइम, ठीक है, एंजाइम वह हार्मोन, दोनों क्या होते हैं? हार्मोन, ठीक है, हार्मोन स्रावित होते हैं। एंजाइम और हार्मोन क्या होते हैं? दोनों स्रावित होते हैं। इसमें ये समझ में आ गया, ठीक है। मनुष्य में तीन प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है। अंतःस्रावी ग्रंथि हार्मोन स्रावित करता है, ठीक है, हार्मोन स्रावित करता है। बहिस्रावी एंजाइम स्रावित करता है, ठीक है, स्राव करता है। मिश्रित ग्रंथि एंजाइम और हार्मोन दोनों को क्या करता है? ये स्रावित करता है। अब थोड़ा सा हम लोग आगे डिस्कस करेंगे क्या कि जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उनको, ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में। तो सबसे पहले अंतःस्रावी जो ग्रंथियां हैं, वो ग्रंथियां कौन कौन है? अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी
अंतःस्रावी, ठीक है, ग्रंथि, ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथियां, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पहला ए नंबर क्या है, ए नंबर क्या है, ठीक है, थायराइड, क्या है, थायराइड, थायराइड, ठीक है, थायराइड ग्रंथि, ठीक है। बी ऑप्शन क्या है, पैराथायराइड, पैरा थायराइड, पैराथायराइड ग्रंथि, ठीक है। तीसरा क्या होता है, पीनियल, पीनियल ग्रंथि, ठीक है। चौथा क्या है, पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, पीयूष, पीयूष ग्रंथि, ठीक है। तो उसके बाद से पांचवा क्या है, देखिए अंतःस्रावी ग्रंथियों के अंदर थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, थोड़ा सा इसको सही से लिखिएगा, अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय, अग्नाशय ग्रंथि, ठीक है। उसके बाद से छठवा क्या होगा, जनन, जनन, जनन ग्रंथि, जनन ग्रंथि में वृषण, वृषण और अंडाशय, अंडाशय, ये दोनों आएंगे, ठीक है। अब देखिए इतना है हमारे पास। और एड्रिनल ग्रंथि, कौन ग्रंथि, सातवां क्या है, एड्रिनल ग्रंथि, सातवां एड्रिनल ग्रंथि। तो ये कुछ अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं जो इंपॉर्टेंट है। इसमें से इस प्रश्न का उत्तर देखिए, शीर्षस्थ ग्रंथि भी है, अधिकृत ग्रंथि भी है, पीयूष ग्रंथि भी है, लेकिन यकृति अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर ये होगा। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, थोड़ा सा वीडियो लंबा ना हो इसकी वजह से हम लोग जल्दी जल्दी प्रश्न का उत्तर देखते हैं। पौधे में कार्बोहाइड्रेट जिन्हें तुरंत उपयोग नहीं किया जा सकता है, निम्न में से किस रूप में संग्रहित होता है। तो स्टार्च के रूप में क्या होता है, संग्रहित होता है, ठीक है। किसके रूप में होता है, स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है। नेक्स्ट प्रश्न, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि क्या है। अगला प्रश्न देखते हैं कि 1 मीटर में कुल कितने किलोमीटर होते हैं। तो 1000 मीटर, 1000, ठीक है, 1000 मीटर बराबर होगा 1 किलोमीटर, ठीक है। ये कह रहा है कन्वर्ट के 1 मीटर में कितने किलोमीटर होता है। तो 1 मीटर में, तो यहाँ पे हम लोग 1 मीटर लिखेंगे, यहाँ पे 1/1000 कर देंगे, ठीक है। तो ये सिंप्लीफाई करके हो जाएगा 001 किलोमीटर, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न, ठीक है, अगला प्रश्न कर रहा है अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो देखिए इसको कहा जाता है विभेदन। क्या कहा जाता है, विभेदन। विभेदन क्या हो, ठीक है, विभेदन होता है। क्या होता है, विभेदन। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, विभेदन, ठीक है, विभेदन, ठीक है। अब हम लोग के पास ये अंतिम प्रश्न था। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू।